विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 3 मांग डिमांड के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इसमें मांग का अर्थ समझेंगे। तो मांग की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी को वस्तु की क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि परिभाषा इसकी आप जब मतलब इसकी पढ़ेंगे तो किसी निश्चित समय, आपको अंडरलाइन किया हुआ है, किसी निश्चित समय और निश्चित कीमत पर ग्राहक की वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी, उसको हम क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि इसके अंदर कुल 5 बातों का समावेश है और ये 5 बातें अगर हैं तो ही वो मांग होगा, अन्यथा उसे हम मांग नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ये 5 चीजें उसके अंदर होनी जरूरी है। निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित कीमत होना चाहिए, उसके बाद इच्छा होनी चाहिए और इच्छा के साथ साथ शक्ति। शक्ति का मतलब क्या हुआ, खरीद सकती। आपको जो है कुछ नाश्ता करने की इच्छा हुई तो नाश्ता करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए, तब वो आपकी शक्ति है। और तैयारी, और आप नाश्ता करने को तैयार हैं। तो इस तरह से ये सारी बातों को मिल करके आपकी मांग की परिभाषा बनती है। बहुत ही रुचिकर और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब इसी के आधार पर प्रश्न बनता है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, अथवा मांग को प्रभावित करने वाले परिबल कौन कौन से हैं। एक प्रश्न ये बन जाता है। तो आप इसको समझाने के लिए आप बताएंगे कि वस्तु को या वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व मुख्य रूप से 2 हैं। एक है वस्तु की कीमत और दूसरा है वस्तु की कीमत के अलावा अन्य तत्व। 2 भाग में इसको हम डिवाइड करेंगे और फिर अच्छी तरह हम समझ पाएंगे इसको। अब एक तो है वस्तु की कीमत। तो पहले हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत किस तरह से मांग को असर करती है। तो इसके लिए आप समझें कि मांग को प्रभावित करने वाला यह महत्वपूर्ण परिबल है वस्तु की कीमत। सबसे बड़ा इसका योगदान है मांग को प्रभावित करने में वस्तु की कीमत का। और उसके बारे में समझें तो वस्तु की कीमत जब घटती है तब वस्तु की मांग बढ़ती है। और इसमें आप आगे पढ़ेंगे तो एक पारिभाषिक शब्द आता है कि मांग में विस्तरण किसे कहते हैं। तो यही चीज मांग का विस्तरण है। यानी अगर कीमत की वजह से, वस्तु की कीमत की वजह से या वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ती है तो इसका मतलब कि मांग में क्या हुआ, विस्तरण हुआ कहा जाएगा। यह शब्द आपको याद रखना है, आगे समझना है। और उसी तरह से वस्तु की कीमत बढ़े तो फिर वस्तु की मांग क्या हुई, घटी। यहाँ पर मुख्य परिबल कौन सा है, वस्तु की कीमत। तो मांग घटने से उसको हम क्या कहेंगे, संकुचन कहेंगे। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत घटने से मांग में विस्तरण होता है और वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग में संकुचन होता है। और कुल मिलाकर अगर हम कहना चाहें तो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग और कीमत दोनों के बीच में व्यस्त संबंध है, उल्टा संबंध है। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो इस तरह से आप समझे इसके अंदर कि वस्तु की कीमत किस तरह से मांग पर प्रभाव करती है या मांग पर असर करती है। अब आते हैं अगला पॉइंट में, अन्य तत्व या अन्य परिबल जो मांग को प्रभावित करते हैं। ये परिबल कैसे हैं, ये कीमत के अलावा, कीमत स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अलावा के तत्व भी इसके अंदर मांग में परिवर्तन कर रहे हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है कि व्यक्ति की अभिरुचि या व्यक्ति की पसंदगी। तो अब ये 2 चीजें जो है ये मांग पर असर करती हैं। वस्तु की मांग भले स्थिर है, मांग की कीमत में हम ध्यान नहीं रखेंगे। तो अन्य तत्व में देखेंगे तो आप इसमें समझाएंगे कि व्यक्ति की रुचि, वस्तु के प्रति व्यक्ति की रुचि या व्यक्ति की पसंदगी, व्यक्ति का शौक
व्यक्ति की आदत, ये सब उस पर असर करता है। तो इस तरह से कोई भी वस्तु की मांग यह व्यक्तियों के पसंदगी, रुचि और शौक और आदत पर भी आधारित होती है। जैसे हम उदाहरण लें कि भाई छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का शौक है, तो उम्र के बदलाव आने पर व्यक्ति वाचन के प्रकार भी वो क्या करता है, बदलता है। जैसे छोटी उम्र के बालक को कहानी का वाचन, उसको कहानी की किताब अच्छी लगती है तो कहानी की किताब मांगेगा, या तो कुछ खेल वगैरह की चीजें हैं उन चीजों पर ज्यादा आकर्षित होगा वो। और अगर वयस्क व्यक्ति है, युवान व्यक्ति है, तो उपन्यास वाचन में उसको ज्यादा रस पड़ेगा तो वो उसकी मांग ज्यादा करेगा। अगर बड़ी उम्र का व्यक्ति है, वृद्ध उम्र है, बुजुर्ग व्यक्ति है, तो धार्मिक पुस्तक का वाचन करेगा। तो यानी इनका वर्ग बदलने से उनका क्या हुआ, उनका मांग बदलता गया। बच्चे की मांग अलग है, युवा की मांग अलग है, और बुजुर्ग या वृद्ध की मांग अलग है। तो सबकी मांग में क्या हुआ, इसके अंदर अलग अलग परिवर्तन होने लगता है। तो ये हुआ व्यक्ति की रुचि और पसंदगी पर आधारित मांग। दूसरा आपका तत्व आता है ग्राहक की आवक। अब ग्राहक की आवक भी ये जो है मांग पर असर करने वाला तत्व है। तो ग्राहक की आवक के बारे में अगर कहें तो ग्राहक की आवक जब बढ़ती है तो उसकी खरीद शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उसके जेब में ज्यादा पैसे होते हैं तो वह ज्यादा वस्तु खरीदने के सक्षम हो जाता है। तो उसकी खरीद शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस वजह से वो वस्तु की मांग बढ़ा देता है। कई बार उसको नहीं जरूरत है फिर भी वो वस्तु की मांग करता है। क्यों? क्योंकि उसकी खरीद शक्ति बढ़ गई है। उसको अगर 2 वस्तु चाहिए तो 3 वस्तु भी खरीद लेगा वो, उसके पास खरीद शक्ति है। तो इस तरह से आवक बढ़ने से मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसका उल्टा अगर आवक घट गई तो उस व्यक्ति की खरीद शक्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तब वो कर कसर करेगा। उसको अगर 2 वस्तु चाहिए तो 1 वस्तु से काम चलाने का प्रयास करेगा। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि आवक बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ेगी और आवक घटने से वस्तु की मांग घटेगी। क्यों? क्योंकि खरीद शक्ति में परिवर्तन होगा। खरीद शक्ति बढ़ने से मांग बढ़ती है और खरीद शक्ति घटने से मांग घटती है। तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो ग्राहक की आवक और ग्राहक की मांग दोनों में संबंध कैसा बताएंगे, सीधा संबंध है। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। ये आप इस पॉइंट में अच्छी तरह समझा सकते हैं। अब आपका आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है अन्य संबंधित वस्तुएं। अब अन्य संबंधित वस्तुएं भी, इनके बारे में आप समझेंगे थोड़ा डिटेल में। तो इसके अंदर आपको 2 वस्तु पहले समझना पड़ेगा, एक मूल वस्तु और एक अन्य वस्तु। पहले हम इसके बारे में समझें क्या है ये। तो मूल वस्तु और अन्य वस्तु के बारे में समझें तो मूल वस्तु यानी जो वस्तु की हमको वास्तव में जरूरत है वो हमारी मूल वस्तु है, और अन्य वस्तु जो है वह उस वस्तु से संबंधित है। अब आपको उदाहरण मैं दे दूं तो उदाहरण के लिए कि अगर मुझे कपड़ा सिलाना है तो मेरे लिए मूल क्या है, कपड़ा, और उसके लिए अन्य वस्तु के रूप में हम गिनत क्या हुआ, सिलाई, कपड़े की सिलाई। तो वो 2 चीज अब दोनों पूरक हो गया। कपड़ा है तो सिलना पड़ेगा, बराबर। मेरे पास कार है तो मैं कार के साथ मुझे क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। मेरे पास बाइक है तो उसके साथ क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो ये अन्य वस्तु उसके साथ जुड़ी हुई है। अब ऐसी अन्य वस्तु 2 प्रकार की है, यानी हमारी जो मूल वस्तु है उसके साथ 2 प्रकार की अन्य वस्तुएं हैं। वो 2 प्रकार की वस्तुएं कौन सी हैं? एक है प्रतिस्पर्धी वस्तु जिसको हम कहते हैं स्थापन्न वस्तु, और एक है पूरक वस्तु। अब ये स्थापन्न वस्तु क्या है या प्रतिस्पर्धी वस्तु क्या है कि एक आवश्यकता एक से अधिक वस्तु से पूरी की जा सके। जैसे मैंने एग्जांपल यहां रखा है कि चाय और कॉफी। तो अगर मुझे चाय अच्छा लगता है तो चाय जो है वो मेरे लिए जो है मैं उसकी चाय की मांग करूंगा, लेकिन उसके बदले में कॉफी भी चाय का जो है काम पूरा करता है। कभी कभी चाय ना हो तो कॉफी से भी काम चल जाता है। तो ये दोनों क्या हो गई, प्रतिस्पर्धी हो गई। अब मान लो चाय की कीमत घटती है, तो चाय की कीमत अगर घटती है
तो ऐसे में इसकी प्रतिस्पर्धी वस्तु है कॉफी, तो कॉफी तो हमको पीने का सवाल ही नहीं उठता है, हम चाय की ही मांग बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि चाय की कीमत बढ़ गई, कॉफी की कीमत घट गई, तो हम ऐसे में क्या करेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अब चाय नहीं, हम आज कॉफी पी लेते हैं। तो इस तरह से ग्राहक क्या करता है कि अगर प्रतिस्पर्धी वस्तु है कि एक के बदले में दूसरी वस्तु से काम चल जाता है, तो पहली वस्तु को छोड़ देता है, मूल वस्तु को छोड़ दिया। चाहे मूल वस्तु है उसको छोड़ दिया, उसके बदले में उसने उसकी प्रतिस्पर्धी या उसकी स्थापन्न वस्तु को स्वीकार कर लिया। तो ये कौन सा असर कहा जाएगा? ये कहा जाएगा स्थापन्न असर कहा जाएगा या प्रतिस्पर्धी असर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धी वस्तु की कीमत ने इस पर असर कर दिया, घट गई कीमत, तो इस चीज को उसने स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से यहां पर आप देखिए कि चाय और कॉफी, आपको भोजन करने की इच्छा है, आप बाजार में गए कहीं घूमने टहलने, आप देख रहे हैं भोजन महंगा है, नाश्ता सस्ता है, तो फिर आपकी मूल वस्तु क्या है? भोजन, लेकिन वो तो महंगा है, और सामने नाश्ता उसका प्रतिस्पर्धी है, वो सस्ता है, तो आप मूल वस्तु को अवॉइड करेंगे, हटा देंगे, और बदले में क्या कर लेंगे? आप नाश्ता कर लेंगे। और जब नाश्ता आप करेंगे तो वो कौन सा असर हुआ? स्थापन असर हुआ या प्रतिस्पर्धी असर हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्पर्धी वस्तु क्या है। अब इसी को देखते हैं अन्य वस्तु में। आपने सीखा कि स्थापन वस्तु, अब इसी अन्य वस्तु में आता है पूरक वस्तु। अब ये वस्तु कैसी है कि एक वस्तु की आवश्यकता की संतुष्टि हेतु अन्य वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कार और पेट्रोल, अगर कार है तो पेट्रोल हमको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर कार की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो फिर कार की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी पूरक वस्तु जो है उसकी कीमत बढ़ रही है। बाइक है, पेट्रोल है, वही हालत है। तो बाइक की कीमत इसके अंदर भी क्या हो रही है? वही है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो फिर बाइक की मांग कम हो जाएगी। तो ये जो प्रभाव हो रहा है मांग पर, ये कौन सा प्रभाव कहा जाएगा? पूरक प्रभाव कहा जाएगा। इस तरह से अन्य संबंधित वस्तु में अगर हम कहें तो मूल वस्तु के लिए दो तरह का प्रभाव होता है। पहला प्रभाव होता है स्थापन प्रभाव, जिसमें प्रतिस्पर्धी वस्तु जो है जिम्मेदार होता है, और दूसरा होता है पूरक प्रभाव, जिसके अंदर पूरक वस्तु जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से आपका मांग का प्रभावित करने वाला तीसरे प्रकार का तत्व या परिबल है वो अन्य संबंधित वस्तु के बारे में हुआ। अब अगला पॉइंट आप देखिए, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें। इसमें क्या होता है कि कई बार भविष्य में जैसे अफवाह होता है, या अफवाह होने के कारण या वस्तु की कीमत के बारे में कुछ लोग अटकलें लगाते हैं, अनुमान करते हैं कि भाई भविष्य में अमुक वस्तु की कीमत घटने वाली है या बढ़ने वाली है। तो इस तरह का अनुमान, दो तरह का अनुमान करते हैं, या तो वस्तु की कीमत घटेगी या तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर कीमत बढ़ने का अनुमान मान लो हो गया। अब जब कीमत बढ़ने का अनुमान हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वस्तु की मांग को क्या कर देंगे? वर्तमान समय में क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। यहाँ पर जैसे मान लो कोई वस्तु है, अभी वह वस्तु हमको 10 रुपए में मिल रही है और पता चला भविष्य में वो वस्तु 50 रुपए में मिलने वाली है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो वस्तु अभी हमारी सस्ती है, और अगर हम उसको बाद में लेंगे तो हमको 50 रुपए में पड़ेगी, 5 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा अनुमान हमने कर लिया ग्राहक के रूप में। तो हम क्या करेंगे? वर्तमान समय में उस वस्तु की मांग बढ़ा देंगे ताकि भविष्य में हम बचत कर सकें। तो भविष्य में बचत करने के उद्देश्य से हम उस वस्तु की मांग को तुरंत क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो क्या कह सकते हैं कि अगर भविष्य में कीमत बढ़ने का अनुमान है तो वर्तमान में क्या होगा? वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। सीधा संबंध आ गया देखिए। और इसका उल्टा, अगर कीमत घटने का अनुमान है तो अगर अभी कीमत इसकी रुपए 10 है और भविष्य में अगर पता लग रहा है कि भाई इसकी वस्तु 5 रुपए होने वाली है, तो अभी हम क्या करेंगे? बैठ जाएंगे और हम किसका वेट करेंगे कि उसकी कीमत 5 होगी तब हम खरीदेंगे। तो अभी हम मांग क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जब कीमत घटने का अनुमान भविष्य में होगा, ये भविष्य है और ये वर्तमान है, ये आपका वर्तमान का और ये आपका भविष्य का अटकल है आपकी। आपने भविष्य में इस तरह से अनुमान करके रखा है। तो अगर भविष्य में बढ़ेगा
बराबर। तो अभी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर भविष्य में भाव घटने वाला है तो फिर अभी मांग घट जाएगी और मांग कब बढ़ेगी, भविष्य में बढ़ेगी। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर भविष्य में बढ़ने का अनुमान है तो मांग बढ़ेगी और भविष्य में घटने का अनुमान है तो मांग घटेगी। दोनों के बीच में सीधा संबंध बता सकते हैं। और अंतिम पॉइंट आपका इसका आता है जनसंख्या और जनसंख्या का आयु समूह। तो यहाँ पर जनसंख्या के बारे में अगर हम कहें तो जिस देश में जनसंख्या सतत बढ़ते क्रम में रहेगी उस देश के अंदर वस्तु का उपयोग भी बढ़ते क्रम में रहेगा। यानी संख्या बढ़ेगी तो वस्तु का उपयोग बढ़ेगा, वस्तु का उपयोग बढ़ेगा तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या का प्रमाण अधिक होगा तो वस्तु का उपयोग भी अधिक होगा और जनसंख्या का प्रमाण अधिक होने से वस्तु का मांग भी अधिक होगी। और इसका उल्टा जनसंख्या का प्रमाण कम होगा तो वस्तु का उपयोग कम होगा और वस्तु की मांग कम होगी। और जनसंख्या में 3 प्रकार के आपको आयु समूह दिखेंगे। एक है जो बालक जो होते हैं, बच्चों का समूह, दूसरा है युवा का समूह, तीसरा है प्रौढ़ या वृद्धों का समूह। अब तीनों की डिमांड अलग अलग होती है। बच्चों की डिमांड, अगर बच्चों की प्रमाण ज्यादा है तो बच्चों से संबंधित चीजों की मांग बढ़ेगी। युवाओं का प्रमाण ज्यादा है तो युवाओं से संबंधित वस्तुओं की प्रमाण बढ़ेगी। और अगर बुजुर्ग ज्यादा है, वृद्ध ज्यादा है तो बुजुर्गों से संबंधित वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह से मांग पर कीमत के अलावा जो असर करने वाले, प्रभाव करने वाले परिबल हैं वो है कुल मिलाकर के 5। और इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और अब अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। नमस्कार।